हेलो बच्चों, कैसे हैं आप बच्चों। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th हिंदी वसंत के अंतर्गत चैप्टर नंबर 15 नीलकंठ, जो कि एक मज़ेदार कहानी है। तो चलिए आप भी हमारे साथ साथ पढ़ें। सबसे पहले पढ़ लेते हैं पाठ का सारांश। इसके बाद हम आपको बताएंगे इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर भी। तो आइए पढ़ते हैं पाठ का सारांश। और हमारे पाठ का नाम है नीलकंठ। तो बच्चों देख रहे हैं ना आप यहाँ पर, ये है आज का हमारा पाठ नीलकंठ। और हम आपको बता रहे हैं इस पाठ का सारांश। पाठ पढ़ने के लिए आप अपनी पुस्तक में देखें और इस सारांश को याद करें, ताकि आपको पूरी कहानी अच्छे से याद भी हो जाए। यह पाठ एक रेखा चित्र है जिसमें लेखिका ने अपने सभी पालतू पशुओं में से एक मोर, जिसे उन्होंने नीलकंठ नाम दिया है, उसका वर्णन किया है। उसके स्वभाव, व्यवहार और चेष्टाओं को विस्तार से बताया है। आप देख रहे हैं ना यहाँ पर बच्चों। इसके बाद एक बार लेखिका अतिथि को स्टेशन पहुँचाकर लौट रही थी, तो बड़े मियाँ चिड़िया वाले के यहाँ से मोर मोरनी के 2 बच्चे ले आई। जब वे दोनों पक्षी लेकर घर पहुँची तो सबने कहा कि वे मोर की जगह तीतर ले आई हैं। दुकानदार ने उन्हें ठग लिया है। यह सुनकर लेखिका चिढ़कर दोनों पक्षियों को अपने पढ़ने लिखने के कमरे में ले गई। दोनों पक्षी उनके कमरे में आज़ादी से घूमते रहे। जब वे लेखिका से घुल मिल गए तो वे लेखिका का ध्यान अपनी हरकतों से अपनी ओर खींचते। जब वे थोड़े बड़े हुए तो उसे अन्य पशु पक्षियों के साथ जाली घर पहुंचा दिया गया। धीरे धीरे दोनों बड़े होने लगे और सुंदर मोर मोरनी में बदल गए। मोर के सिर की कलगी बड़ी और चमकीली हो गई, चोंच और तीखी हो गई, गर्दन लंबी नीले हरे रंग की थी, पंखों में चमक आने लगी थी। मोरनी का विकास मोर की तरह सौंदर्यमयी नहीं था, परंतु वह मोर की उपयुक्त सहचारिणी थी। मोर की नीली गर्दन के कारण उसका नाम नीलकंठ रखा गया था। मोरनी मोर की छाया थी, इसलिए उसका नाम राधा रखा गया। नीलकंठ लेखिका के चिड़ियाघर का स्वामी बन गया था। जब कोई पक्षी मोर की बात नहीं मानता था, तब मोर उसे अपनी चोंच के प्रहार से दंड देता था। एक बार एक सांप ने खरगोश के बच्चे को मुंह में दबा लिया था। नीलकंठ ने उस सांप को अपने चोंच के प्रहार से टुकड़े कर दिए। खरगोश के बच्चे को रात भर अपने पंखों के नीचे रखकर गर्मी देता रहा। बसंत पर मेघों की सांवली छाया में अपने इंद्रधनुषी पंख फैलाकर नीलकंठ एक सहजात लय ताल में नाचता रहता। लेखिका को नीलकंठ का नाचना बहुत अच्छा लगता। अनेक विदेशी महिलाओं ने उसकी मुद्राओं को अपने प्रति व्यक्त सम्मान समझकर उसे परफेक्ट जेंटलमैन की उपाधि दे दी थी। नीलकंठ और राधा को वर्षा ऋतु बहुत अच्छी लगती थी। उन्हें बादलों के आने से पहले उनकी आहट सुनाई देने लगती थी। बादलों की गड़गड़ाहट, वर्षा की रिमझिम, बिजली की चमक जितनी अधिक होती थी, नीलकंठ के नृत्य में उतनी ही तन्मयता और वेग बढ़ता जाता था। बरसात के समाप्त होने पर वह दाहिने पंजे पर दाहिना पंख और बाएं पर बायां पंख फैलाकर सुखाने लग जाता था। उन दोनों के प्रेम में एक दिन तीसरा भी आ गया। एक दिन लेखिका को बड़े मियाँ की दुकान से एक घायल मोरनी 7 रुपये में मिली। पंजों की मरहम पट्टी करने पर 1 महीने में वह ठीक हो गई और डगमगाती हुई चलने लगी, तो उसे जाली घर में पहुंचा दिया गया। उसके दोनों पैर खराब हो गए थे, जिसके कारण वह डगमगाती हुई चलती थी। उसका नाम कुब्जा रखा गया था। नीलकंठ और राधा को वह जब भी साथ देखती उन्हें मारने दौड़ती। उसने चोंच से मार मार कर राधा की कलगी और पंख नोच डाले थे। नीलकंठ उससे दूर भागता, पर वह उसके साथ रहना चाहती। कुब्जा की किसी भी पक्षी से मित्रता नहीं थी। कुछ समय बाद राधा ने 2 अंडे दिए। वह उन अंडों को अपने पंखों में छिपाए बैठी रहती थी। जैसे ही कुब्जा को राधा के अंडों के विषय में पता चला, उसने अपनी चोंच के प्रहार से उसके अंडों को तोड़ दिया। नीलकंठ इससे बहुत दुखी हो गया। लेखिका को आशा थी कि कुछ दिनों में सब में मेल हो जाएगा, परंतु ऐसा नहीं हुआ। 3-4 माह के बाद अचानक एक दिन सुबह लेखिका ने नीलकंठ को मरा हुआ पाया।
न उसे कोई बीमारी हुई थी और न ही उसके शरीर पर चोट का कोई निशान था। लेखिका ने उसे अपनी शाल में लपेटकर संगम में प्रभावित कर दिया। नीलकंठ के न रहने पर राधा कई दिन तक कोने में नीलकंठ का इंतजार करती रही, परंतु कुब्जा ने नीलकंठ के दिखाई न देने पर उसकी खोज आरंभ कर दी। एक दिन वह लेखिका की अल्सेशियन कुतिया कजली के सामने पड़ गई। कुब्जा ने उसे देखते ही चोंच से प्रहार कर दिया। कजली ने अपने स्वभाव के अनुरूप कुब्जा की गर्दन पर 2 दांत लगा दिए। कुब्जा का इलाज करवाया गया, परंतु वह नहीं बची। राधा नीलकंठ की प्रतीक्षा कर रही है। बादलों को देखते ही वह अपनी केका ध्वनि से नीलकंठ को बुलाती है। तो बच्चों, इस प्रकार ये था यहाँ पर कहानी का सारांश जो कि हमने आपको बताया। उम्मीद है कि आपको यह कहानी का सारांश अच्छे से समझ आया होगा। आप इस वीडियो को बार बार सुनें ताकि आपको पूरी कहानी अच्छे से समझ आ जाए। आइए इसके बाद देख लेते हैं यहाँ पर इस पाठ से संबंधित कुछ कठिन शब्दार्थ। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं चिड़ीमार। चिड़ीमार का मतलब क्या होता है? पक्षियों को पकड़ने वाला। बारहा बार बार। शावक, शावक मीन्स बच्चा। और अनुसरण पीछे पीछे चलना। आविर्भूत यानी कि प्रकट। और नवगांतुक इसका मतलब होता है नया नया आया हुआ। मार्जरी यानी कि मादा बिल्ली। सघन बहुत घनी। और बंकिम मतलब टेढ़ा। नीलाभ नीली आभा। ग्रीवा गर्दन। भंगिमा मुद्रा। युति चमक उद्दीप्ति होना यानी चमकना। श्याम मतलब काली। मंथर मतलब धीमी। चंचु चंचु प्रहार चोट से चोट करना। आर्त क्रंदन दर्द भरी आवाज़ में चीखना। व्यथा मतलब पीड़ा। निश्चेष्ट मतलब बेहोश होना। उष्णता मतलब गर्मी। अधर मतलब बीच में। कार्तिकेय मतलब शिव का पुत्र। शिव के पुत्र का नाम कार्तिकेय है। नित्य, नित्य का मतलब प्रतिदिन। विस्मयाभिभूत यानी हैरानी भरा। पैनी मतलब तेज। हौले हौले धीरे धीरे। पुष्पित मतलब फूलों से। मंजरियाँ कई नई कोंपलें। स्तब्ध यानी स्तब्ध मतलब गुलदस्ता। सोपान का मतलब सीढ़ी। करुण कथा दुख भरी कहानी। विरल, विरल का मतलब बहुत कम। पुंज का मतलब बाण की रस्सी। सारांश यानी कि निचोड़। और कुब्जा, कुबड़ी, दुकेली मतलब जो अकेली न हो। और मेघाच्छन्न माने बादलों से ढका हुआ यानी कि मेघों से आच्छन्न। और केका मतलब मोर की बोली। और सुरम्य यानी कि मनोहर। तो इस प्रकार से आपने देखे यहाँ पर ये है कठिन शब्दार्थ। आप इन्हें भी अपनी नोटबुक में नोट करें ताकि आपको इस पाठ को समझने में ज़्यादा दिक्कत ना आए। इसके बाद बच्चों आइए देख लेते हैं इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर यह है अभ्यास प्रश्न उत्तर। आप देख रहे हैं बच्चों। तो यहाँ पर है सबसे पहला प्रश्न आपका निबंध से। पहला प्रश्न है मोर मोरनी के नाम किस आधार पर रखे गए थे? उत्तर लिखेंगे आप। मोर की गर्दन नीली थी इसलिए उसका नाम नीलकंठ रखा गया था, जबकि मोरनी मोर के साथ साथ रहती थी अतः उसका नाम क्या रखा गया? राधा। इसके बाद दूसरा प्रश्न है यहाँ पर जाली के बड़े घर में पहुँचने पर मोर के बच्चों का किस प्रकार स्वागत हुआ? उत्तर लिखेंगे मोर के शावकों को जब जाली के बड़े घर में पहुँचाया गया तो दोनों का स्वागत ऐसे किया गया जैसे नववधू के आगमन पर किया जाता है। लक्का कबूतर नाचना छोड़ उनके चारों ओर घूम घूम कर गुटरगू करने लगा। बड़े खरगोश गंभीर भाव से कतार में बैठकर उन्हें देखने लगे। छोटे खरगोश उनके आसपास उछल कूद मचाने लगे। तोते एक आंख बंद करके उन्हें देखने लगते हैं। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। इसके बाद बच्चों तीसरा प्रश्न है यहाँ पर लेखिका को नीलकंठ की कौन सी चेष्टाएं बहुत भाती थी? आप देख रहे हैं यहाँ पर। तो उत्तर होगा आपका नीलकंठ देखने में बहुत सुंदर था। वैसे तो उसकी हर चेष्टा ही अपने आप में आकर्षक थी, लेकिन महादेवी को निम्न चेष्टाएं अत्यधिक भाती थी। तो यहाँ पर आप देखें गर्दन ऊंची करके देखना, विशेष भंगिमा के साथ गर्दन नीची कर दाना चुगना, पानी पीना, गर्दन को टेढ़ी करके शब्द सुनना, मेघों की गर्जन ताल पर, उसका इंद्रधनुष के गुच्छे जैसे पंखों को मंडलाकर बनाकर तन में नृत्य करना, और महादेवी के हाथों से हौले हौले चने उठाकर खाना, और महादेवी के सामने पंख फैलाकर खड़े होना। इस प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि नीलकंठ की कौन कौन सी चेष्टाएँ लेखिका कौन थी? महादेवी वर्मा को भाती थी। इसके बाद बच्चों अगला यहाँ पर चौथा प्रश्न है आपके लिए। इस आनंदोत्सव की रागनी में बेमेल स्वर कैसे बज उठा? वाक्य किस घटना की ओर संकेत कर रहा है? तो आप उत्तर लिखेंगे इस आनंदोत्सव में जो रागनी है, आप लिखें इस आनंदोत्सव में की गई रागनी में बेमेल स्वर कैसे बज उठा। यह वाक्य उस घटना की और संकेत कर रहा है जब लेखिका ने बड़े मियाँ से एक अधमरी मोरनी खरीदी।
और उसे घर ले गई। उसका नाम कुब्जा रखा। उसे नीलकंठ और राधा का साथ रहना नहीं भाया। वह नीलकंठ के साथ रहना चाहती थी, जबकि नीलकंठ उससे दूर भागता था। कुब्जा ने राधा के अंडे तोड़कर बिखेर दिए। इससे नीलकंठ की प्रसन्नता का अंत हो गया, क्योंकि राधा से दूरी बढ़ गई थी। कुब्जा ने नीलकंठ के शांतिपूर्ण जीवन में ऐसा कोलाहल मचाया कि बेचारे नीलकंठ का अंत ही हो गया। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर चौथे प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। इसके बाद बच्चों आइए देख लेते हैं। यहाँ पर पांचवा प्रश्न है, बसंत ऋतु में नीलकंठ के लिए जाली घर में बंद रहना असहनीय क्यों हो जाता था? उत्तर लिखेंगे, जब बसंत ऋतु में आम के वृक्ष सुनहली मंजरियों से लद जाते थे और अशोक के वृक्ष नए पत्तों में बंक जाते थे, तब नीलकंठ जाली घर में अस्थिर हो जाता था। वह बसंत ऋतु में किसी घर में बंदी होकर नहीं रह सकता था। उसे पुष्पित और पल्लवित वृक्ष भाते थे, तब उसे बाहर छोड़ देना पड़ता था। इस प्रकार से आप पांचवें प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। इसके बाद है आपके लिए यहाँ पर छठा प्रश्न, जाली घर में रहने वाले सभी जीव एक दूसरे के मित्र बन गए थे, पर कुब्जा के साथ ऐसा संभव क्यों नहीं हो पाया? तो इसका उत्तर होगा, जाली घर में रहने वाले सभी जीव जंतु एक दूसरे के मित्र बन गए, पर कुब्जा के साथ ऐसा संभव नहीं हो पाया, क्योंकि कुब्जा किसी से मित्रता करना नहीं चाहती थी। वह सबसे लड़ती रहती थी। उसे केवल नीलकंठ के साथ रहना पसंद था। वह और किसी को उसके पास नहीं जाने देती थी। किसी को उसके साथ देखते ही वह चोंच से मारना शुरू कर देती थी। इस प्रकार से आप छठे प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। सातवां प्रश्न है, नीलकंठ ने खरगोश के बच्चे को सांप से किस तरह बचाया? इस घटना के आधार पर नीलकंठ के स्वभाव की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर, इसका उत्तर होगा बच्चों, एक बार एक सांप जालीघर के भीतर आ गया। सब जीव जंतु भागकर इधर उधर छिप गए, लेकिन केवल एक शिशु खरगोश सांप की पकड़ में आ गया। यानी कि छोटा बच्चा जो था खरगोश का, वह सांप की पकड़ में आ गया। सांप ने उसे निगलना चाहा और उसका आधा पिछला शरीर मुंह में दबा लिया। नन्हा खरगोश धीरे धीरे चींची कर रहा था। सोए हुए नीलकंठ ने दर्द भरी व्यथा सुनी। वह अपने पंख समेटता हुआ झूले से नीचे आ गया। अब उसने बहुत सतर्क होकर सांप के फन के पास पंजों से दबाया और फिर अपनी चोंच से इतने प्रहार उस पर किए कि वह अधमरा हो गया और फन की पकड़ ढीली होते ही खरगोश का बच्चा मुख से निकल आया। इस प्रकार नीलकंठ ने खरगोश के बच्चे को सांप से बचाया। इस घटना के आधार पर नीलकंठ के स्वभाव की निम्न विशेषताएं उभर कर आती हैं। तो यहाँ पर क्या विशेषताएं आती हैं, आप ध्यान दें। सबसे पहले कि नीलकंठ बहुत सतर्क था। तो सतर्कता आप देख रहे हैं यहाँ पर, नंबर 1 सतर्कता। जाली घर के ऊंचे झूले पर सोते हुए भी उसे खरगोश की कराह सुनकर यह शक हो गया कि कोई प्राणी कष्ट में है। वह झट से झूले से नीचे उतरा। नंबर 2 वीरता। नीलकंठ कैसा था? वीर था। नीलकंठ वीर प्राणी था। अकेले ही उसने सांप से खरगोश के बच्चे को बचाया और सांप के 2 खंड यानी कि टुकड़े करके अपनी वीरता का परिचय दिया। नंबर 3 है यहाँ पर कुशल संरक्षक। खरगोश की मृत्यु के मुंह से बचाकर खरगोश को मृत्यु के मुंह से बचाकर उसने सिद्ध कर दिया वह कुशल संरक्षक है। उसके संरक्षण में किसी प्राणी को कोई भय न था। इस प्रकार से आप इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। इसके बाद बच्चों आप ध्यान दें, निबंध से आगे यहाँ पर जो है आपके लिए कुछ प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, यह पाठ एक रेखाचित्र है। रेखाचित्र की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, जानकारी प्राप्त कीजिए और लेखिका के लिखे किसी अन्य रेखाचित्र को पढ़िए। तो आप उत्तर लिखेंगे, रेखाचित्र एक सीधी कहानी न होकर जीवन के कुछ मुख्य अंश प्रस्तुत करती है। यह एक सीधी सादी कहानी नहीं होती, बल्कि संपूर्ण जीवन की छोटी बड़ी घटनाओं का समावेश होता है। रेखाचित्र में भावनात्मक और संवेदना होती है। ये अत्यंत स्वाभाविक और सरल होते हैं। इनमें बनावट लेश मात्र भी नहीं होती है। अन्य रेखाचित्र महादेवी के संग्रह से पढ़िए। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं इस प्रश्न का उत्तर। आगे यहाँ पर दूसरा प्रश्न है बच्चों। तो इसके बाद बच्चों ये है आपका दूसरा प्रश्न। आप देख रहे हैं यहाँ पर, वर्षा ऋतु में जब आकाश में बादल घिर आते हैं तब मोर पंख फैलाकर धीरे धीरे मचलने लगता है। यह मोहक दृश्य देखने का प्रयास कीजिए। तो आप उत्तर लिखेंगे यहाँ पर चांदी की रेखा। यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, तो यहाँ पर जो है इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे, सुनता हूँ मैंने भी देख काले बादल में रहती चांदी की रेखा। काले बादल जाति द्वेष के, काले बादल विश्व क्लेश के, काले बादल उठते पथ पर नव स्वतंत्रता के प्रवेश के। सुनता आया हूँ मैं, आया हूँ, सुनता आया हूँ है देखा काले बादल में हंसती चांदी की रेखा। आज दिशा है घोर अंधेरी,
नभ में गरज रही रणभेरी, चमक रही चपला क्षण क्षण पर, जनक रही झिल्ली झन झन कर। नाच नाच आंगन में गाते, केकी केका काले बादल में लहरी चांदी की रेखा। आगे, काले बादल मन भय से हो उठता चंचल, कौन हृदय में कहता पल पल, मृत्यु आ रही साजे दल बल। आप देख रहे हैं ना बच्चों, यहाँ पर आग लग रही, घात चल रहे, विधि का लेखा, काले बादल में छिपती चांदी की रेखा। मुझे मृत्यु की भीति नहीं है, पर अनीति से प्रीति नहीं है। यह मनुजोचित रीति नहीं है, जन्मे प्रीति प्रतीति नहीं है। देश जातियों का कब होगा नव मानवता मेरे, एका काले बादल में कलगी सोने की रेखा। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। इसके बाद बच्चों अगला प्रश्न यहाँ पर आपके लिए नंबर 3 प्रश्न, पुस्तकालयों से ऐसी कहानियों, कविताओं या गीतों को खोजकर पढ़िए जो वर्षा ऋतु और मोर के नाचने से संबंधित हों। तो आप इसका उत्तर स्वयं लिखेंगे, क्योंकि आप पुस्तकालय या लाइब्रेरी जो होती है स्कूल की, वहाँ से आप ऐसी पुस्तकें लें जिनमें ऐसी कहानियाँ और कविताएँ और गीत हों। आगे, अनुमान और कल्पना से यहाँ पर कुछ प्रश्न आपके लिए। आप देख रहे हैं यहाँ पर अनुमान और कल्पना। तो पहला प्रश्न है यहाँ पर, निबंध में आपने ये पंक्तियाँ पढ़ी हैं, मैं अपने साल में लपेटकर उससे संगम ले गई, जब गंगा के बीच धार में उसे प्रभावित किया गया, तब उसके पंखों की चंद्रिकाओं से बिंबित प्रतिबिंबित होकर गंगा को चौड़ा पाट एक विशाल मयूर के समान तरंगित हो उठा। गंगा का चौड़ा पाट यहाँ पर लिखेंगे आप, गंगा का चौड़ा पाट एक विशाल मयूर के समान तरंगित हो उठा। इन पंक्तियों में एक भावचित्र है, इसके आधार पर कल्पना कीजिए और लिखिए मोर पंख की चंद्रिका और गंगा की लहरों में क्या क्या समानताएं लेखिका ने देखी होंगी, जिसके कारण गंगा का चौड़ा पाट एक विशाल मयूर पंख के समान तरंगित हो उठा। तो आप ध्यान दें, आप उत्तर क्या लिखेंगे, इसका उत्तर लिखेंगे, जब गंगा के बीच धार में नीलकंठ को प्रभावित किया गया, तब उसके पंखों की चंद्रिकाओं से बिंबित प्रतिबिंबित होकर गंगा का चौड़ा पाट एक विशाल मयूर के समान तरंगित हो उठा। गंगा और यमुना के श्वेत श्याम जल का मिलन प्रातःकाल के सूर्य की किरणों से जब सतरंगी दिखाई देता है, तो दूर दूर तक किसी मयूर के नृत्य का दृश्य प्रस्तुत करता है, जो अत्यंत लुभावना व मनमोहक होता है। गंगा की लहरों के हिलने डुलने में मोर के पंखों की थिरकन का आवाज़ होता होगा। इस प्रकार आप इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। इसके बाद दूसरा प्रश्न है बच्चों यहाँ पर, नीलकंठ की नृत्य भंगिमा का सब चित्र प्रस्तुत करें। तो आप उत्तर लिखेंगे, मेघों के घिरते ही नीलकंठ के पांव थिरकने लगते हैं, जैसे जैसे वर्षा तीव्र से तीव्रतर होती है, उसके पाँव में शक्ति आ जाती है और नृत्य तेजी से होने लगता है, जो अत्यंत मनोहारी होता है। नीलकंठ के पंख फैलाते ही इंद्रधनुष का दृश्य साकार हो उठता है। इसके बाद यहाँ पर जो है अगला प्रश्न है यहाँ पर, भाषा की बात से। आप देख रहे हैं बच्चों यहाँ पर भाषा की बात। तो यहाँ पर प्रश्न है, रूप शब्द से कुरूप, स्वरूप, बहुरूप आदि शब्द बनते हैं, इसी प्रकार नीचे लिखे शब्दों से अन्य शब्द बनाओ। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर, यह है गंध, रंग, फल, ज्ञान। तो यहाँ से गंध से बनेगा सुगंध, दुर्गंध और गंधहीन। इसी प्रकार रंग से क्या बनेगा, रंग से रंगना, रंगीला, नौरंग। फल से सफल, फलदार, फलित। और ज्ञान से अज्ञान, ज्ञानवान, अज्ञानी। इस प्रकार से आप जो है लिख सकते हैं। इसके बाद दूसरा प्रश्न है यहाँ पर, विस्मयाभिभूत शब्द विस्मय और अभिभूत दो शब्दों के योग से बना है। इसमें विस्मय के य के साथ अभिभूत के अ के मिलने से या हो गया है। अ आदि वर्ण है, ये सभी वर्ण ध्वनियों में व्याप्त हैं। व्यंजन वर्गों में इसके योग को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, जैसे क प्लस अ। आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या बन गया, क इत्यादि। अ की मात्रा के चिन्ह से आप परिचित हैं। यहाँ पर आ की मात्रा का चिन्ह आप देख रहे हैं। अ की भांति किसी शब्द में आ के भी जुड़ने से आकार की मात्रा ही लगती है, जैसे मंडल। यहाँ पर आप देख रहे हैं मंडल धन आकार, तो क्या हो गया, मंडलाकार। मंडल और आकार की संधि करने पर, जोड़ने पर, यानी कि जोड़ने पर मंडलाकार शब्द बनता है। और मंडलाकार शब्द का विग्रह करने पर, यानी कि तोड़ने पर, मंडल और आकार दोनों अलग अलग होते हैं। नीचे दिए गए शब्दों की संधि विग्रह कीजिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं बच्चों, नील प्लस आब, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नीलाभ। क्या होगा, नीलाभ। तो इसी प्रकार से यहाँ पर नव प्लस आगंतुक, नवगांतुक। और यहाँ पर विग्रह सियासन, मेघाच्छन। तो उत्तर क्या लिखेंगे आप, इस प्रकार से आप देख रहे हैं यहाँ पर जो है क्या हो गया, नील धन
आव, नीलाव, नवधन, आगंतुक, नवागंतुक। और यहाँ पर विग्रह कैसे होगा? सिंहासन का विग्रह होगा सिंह धन आसन और मेघाचन का मेघधन आचन। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है विग्रह हुआ। इसके बाद बच्चों अगला प्रश्न है यहाँ पर कुछ करने को। आप देख रहे हैं यहाँ पर कुछ करने को। तो प्रश्न है चयनित व्यक्ति पशु पक्षी की खास बातों को ध्यान में रखते हुए एक रेखाचित्र बनाइए। तो यहाँ पर बच्चों आप जो है किसी भी व्यक्ति को देखें या किसी पशु पक्षी को जिसमें कुछ खास बातें हों, उसकी खास बातों को ध्यान में रखते हुए एक आप उसका रेखाचित्र बनाएंगे और आप ये काम स्वयं करेंगे। तो इस प्रकार से बच्चों इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर समाप्त होते हैं। आज हम पढ़ रहे थे कक्षा 7 हिंदी बसंत के अंतर्गत चैप्टर नंबर 15 नीलकंठ। हमने आपको बताया पाठ का सारांश और उसके प्रश्न उत्तर। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। आप इस पाठ को एक बार फिर से पढ़ें, वीडियो को बार बार देखें और इस कहानी को अच्छे से याद करें। आज के लिए इतना काफ़ी है। इसी प्रकार लगातार जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें अन्य पाठों के प्रश्न उत्तर और उनका सारांश भी। तो बच्चों इसके साथ ही लेते हैं आपसे विदा। आपका दिन शुभ हो।